वैल्यू बैंक अगर प्रश्न आ रहा है तो गुरमीत चड्ढा से बातचीत करते हैं। वो इस जवाब को, इस सवाल को और मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। गुरमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। क्या से क्या हो गया देखते देखते हैं। लास्ट हफ्ते तक तो ठीक थे, अपनी जब गुरुकुल में मुलाकात हुई थी तो अभी सेंटीमेंट बढ़िया था। बट ये ट्रम्प साहब ने जो क्रम शुरू किया है, और आई थिंक इसका जो दूसरा अध्याय खुला वो था शुक्रवार की शाम को, जब चाइना ने भी रिटेलिएट किया एंड स्ट्रांगली एंड अगेंस्ट, आई थिंक ऑल, सबकी होप के अगेंस्ट। कैसे रहे ये, मतलब लास्ट 2 दिन के डेवलपमेंट्स आपके अनुसार? और ये रिटेलिएशन अगर यूरोप की तरफ से थोड़ा सा और बढ़ता है तो क्या इक्विटी को अभी और पेन फेस करना पड़ेगा? गुरमीत। वीरू, बड़ी अनचार्टर्ड टेरिटरी है। और बाजार क्या कर रहा है, क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कितना इम्पैक्ट है। जैसे भारत के लिए अगर आप बात करें तो दो लेवल का इम्पैक्ट है। पहला तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस को 75-80 बिलियन डॉलर है, लगभग 2% है जीडीपी का। तो उस पर टैरिफ इम्पैक्ट को बाजार क्वांटिफाई कर रहा है। उस वजह से हमने देखा कि शुक्रवार को बाकी जगह आईटी सेक्टर्स, ऑटो स्टॉक्स में बिकवाली आपको देखने को मिली। आज भी देखने को मिली। दूसरा उसका सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट है कि कितना स्लो डाउन आएगा वर्ल्ड वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ कितनी स्लो होगी अगर यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी स्लो होती है और टैरिफ वॉर होता है। वो जो सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट है, फिर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा बाजार को प्रोसेस करने के लिए। और अभी शायद आपको जो दिख रहा है वो एक तो वो रिएक्शन दिख रहा है, दूसरा बहुत सारे हेज फंड्स को भी मार्जिन कॉल है। लेकिन इसमें एक दो चीज जो है, जो माइनर मैं सिल्वर लाइनिंग बोलूंगा वो ये है कि एक, अभी चर्चा करी, चाइना का जो है रेटिंग डाउनग्रेड भी हुआ है डेट का। तो जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है, जब भी ये चीजें थोड़ी सी भी सेटल होती हैं, इंडिया की बढ़ती है, क्योंकि उस कैटेगरी में इमर्जिंग मार्केट के, हालांकि चाइना हमसे काफी बड़ा है, पर एक ट्रेड आ रहा था सेल इंडिया बाय चाइना, तो वो ट्रेड थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। नंबर टू, हमारी ज्यादातर इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन की है और एक्सपोर्ट डिपेंडेंस कम है। तो एक तरीके से इस एनवायरनमेंट में इंडिया एक थोड़ा सा रिलेटिवली सेफर स्पेस है। तीसरा, करेक्शन आया है वैल्यूएशन में। अभी निफ्टी 17 टाइम फॉरवर्ड है, बैंक निफ्टी आपका 12-13 टाइम फॉरवर्ड है। तो बहुत सारे पॉकेट्स में वैल्यूएशन रीजनेबल है। ऑयल प्राइसेस काफी कम हो गए हैं, जो कि एक हमारा पेन पॉइंट रहा है। और हमें ये देखना चाहिए कि टैरिफ का एंड गोल क्या है। एंड गोल यूएस के 3 है। पहला, ब्याज दरें कम करनी है, बॉन्ड यील्ड नीचे लाना है ताकि इंटरेस्ट पेमेंट कम हो। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम करना है। तीसरा जो है, उनका कहीं ना कहीं उनको एक चाइना से थ्रेट लगता है। तो मुझे लगता है बॉन्ड यील्ड कम हो गई है काफी हद तक। ट्रेड में आपको बहुत सारा बैक चैनल नेगोशिएशन सब देखने को मिलेंगे। मैं होप करता हूँ कि और एस्केलेशन ना हो और बाकी चीजें प्ले आउट होगी। तो मुझे मुझे मेरा ये मानना है कि आपको इंक्रीमेंटली यहाँ से, जब बाजार एक बार प्राइसिंग कर लेगा ये सारे सेकंड थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट, आपको सिलेक्टिव पॉकेट्स में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देखने को मिलेगी। और बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है ये प्रॉब्लम इंडिया स्पेसिफिक है, तो हमें इतना घबराना चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए, फ्राइडे से लेके अभी तक, थर्सडे को टैरिफ आया था, पिछले 3 दिन में भारतीय बाजार शायद 5-6% गिरे होंगे। अब ग्लोबल मार्केट देखिए, 15 से 20% का करेक्शन है। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, आगे भी दिखेगा भारत का। अच्छा गुरमीत, हर प्राइस की एक वैल्यू होती है ना? हर बुरा प्राइस हर बुरी स्थिति को फैक्टरिंग करके चल रहा होता है, हर अच्छा प्राइस भी हर चीज़ को फैक्टरिंग करके चल रहा होता है। अब इन टर्म्स ऑफ, आई मीन कंपैरिजन, अगर आप निफ्टी आईटी के इस प्राइस को कंपेयर करें, इस ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू कोविड, ठीक है ना? जो 20 मार्च को निफ्टी आईटी का प्राइस था, आज वही हो गया इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, चार्टिकल प्लेसमेंट। बट उस वक्त हमारे ट्रिगर्स और कुछ थे कि भाई दुनिया अब डिजिटाइजेशन पे काफ़ी फोकस करेगी, आपके जो ट्रांजिट कॉस्ट थे उसमें काफ़ी सब्सटेंशियल बदलाव आ जाएगा, कमी आ जाएगी। क्या ये प्राइस आपको अट्रैक्ट कर रहा है? आप, आई मीन 17,000 पॉइंट्स रिट्रेसमेंट, 16,000 पॉइंट रिट्रेसमेंट विद इन स्पैन ऑफ आई थिंक 3 मंथ, दिस इज अ सिवियर प्राइस डैमेज। आप इसे कैसे ले रहे हैं एज ए फंड मैनेजर? तो मेरे को ये मानना है कि आपको दो पार्ट में पोर्टफोलियो को डिवाइड करना चाहिए। एक जहाँ पे काफी करेक्शन देखने को आया है, आईटी है, ऑटो है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स है। और एक जो कि आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन बास्केट है, जिसका इंटरलिंकेज नहीं है इस टैरिफ से ज्यादा। थोड़ा बहुत इंटरलिंकेज तो सबका है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो जैसे, तो मेरे हिसाब से पहला लेग जो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप में करेज है इस फॉल में इन्वेस्ट करने का, पहली बात तो कोई जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आज ही लेना है। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा स्टैगर कर सकते हैं। तो कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि हमको आज ही बाय करना। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, और मेरी मेरी सलाह होगा कि आप करें ग्रेजुअल वे में, तो बैंक्स,
पावर सेक्टर, कंजम्पशन पॉकेट्स में जैसे होटल्स हैं, एयर ट्रैवल है, बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स है, आरबीआई का पॉलिसी है 9 तारीख को, आपको लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी देखने को मिलेगा, रेट कट भी देखने को मिलेगा, काफी ट्रेजरी गेन्स आएंगे। बैंक्स के अपडेट बहुत अच्छे आए हैं, अगर आप पिछले क्वार्टर का अपडेट देखें, कुछ एनबीएफसीज के अपडेट्स अच्छे आए हैं, एचडीएफसी बैंक का अपडेट बहुत अच्छा था, हाईएस्ट एवर डिपॉजिट होता है, तो मुझे लगता है वहाँ एक आपको जो है अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। पावर डिमांड बहुत सॉलिड है। जो वैल्यू पैक है, जैसे ऑटो है, जैसे टाटा मोटर्स है, आज 7 या 8 के पी पे आपको मिल रहा है, या आईटी स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप आईटी, कुछ कुछ आईटी स्टॉक्स आ गए हैं 14-15 पे, बट अभी भी अगर आप इन्फोसिस टीसीएस की बात करें तो 18-20 टाइम्स है, ऐसा बहुत रीजनेबल नहीं हुआ है। तो आईटी में शायद आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये क्लाउड मूवमेंट है। मेरी काफी सीनियर आईटी प्रोफेशनल से बात हुई, बहुत कोलीग्स हैं हमारे, कुछ क्लाइंट्स हैं, तो एक तरीके का क्लाउड मूवमेंट है, जैसे आपने कोविड की चर्चा की, और कुछ आईटी में वेज इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम था दूर होगा, एडिशन का प्रॉब्लम दूर होगा, कॉस्ट कटिंग होगी, करेंसी टेलविंड है, देखने को शायद बेनिफिट मिले, बट बेटर सेफर अपॉर्चुनिटी जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक साइड पे ज्यादा है, वहां से शुरुआत करें, और ग्रेजुअली अब थोड़ा सा ये टैरिफ का थोड़ा सा क्लाउड कम हो, तब जाके आईटी, ऑटो, टेक्सटाइल, बाकी सेक्टर्स में आए। एक सेक्टर जो मुझे लग रहा है डिस्प्रोपोर्शनेटली गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक यहाँ एक बड़ा शिफ्ट होने वाला है टैरिफ की वजह से, और ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है उस वजह से, तो वहां पे मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। ठीक है गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। आप ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं मार्केट को लेकर, बिल्कुल जिस तरीके से आपने मेंशन भी किया, निफ्टी सेंसेक्स ने कम गिरावट दिखाई है ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो। एशियन और यूरोपियन 13-13 तक करेक्ट हो चुके हैं। आपने कुछ सेक्टर्स भी बताए जहां पे आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन एफएमसीजी को लेकर मेरा सवाल है। जिस तरीके से आप सेक्टर स्पेसिफिक देखें, सबसे कम गिरावट आज एफएमसीजी में देखने को मिली है। कुछ एक आध स्टॉक्स आप देखें वहाँ के इन ग्रीन ट्रेड भी करते नजर आ रहे हैं। एफएमसीजी को लेकर क्या व्यू, जिस तरीके से गिरावट आई है, कम गिरावट, ऐसे में अभी एक सही मौका है यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए? देखिए, एफएमसीजी में मेरा मिक्स व्यू है। जो बीपीसी है, ब्यूटी पर्सनल केयर है, और नॉर्मल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, वहां पे मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि उनका पिछला क्वार्टर का भी जो अर्निंग ग्रोथ आएगा वो सिंगल डिजिट ही रेवेन्यू ग्रोथ आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको। हाँ, उसमें जो फूड डिवीजन है एफएमसीजी में, जैसे टाटा कंज्यूमर है, कुछ अच्छी कंपनीज है, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा बेटर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। सिमिलरली जो आपके क्यूएसआर चेन है, चाहे वो वेस्ट साइड हो या जुबिलेंट हो, वहाँ पे मुझे लगता है डिस्क्रिशनरी स्पेंड धीरे-धीरे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फार्मा में मैं डोमेस्टिक जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस हैं, जहाँ जहाँ यूएस का लिंकेज कम है, जैसे मैनकाइंड फार्मा है, 99% लगभग डोमेस्टिक है, कंज्यूमर हेल्थ केयर पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। ग्रेजुअली उनका डेट रिडक्शन होगा, वहाँ पे आपने देखा होगा दो गिरावट है, बट 2-3% के आसपास है, ज़्यादा ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो जो डोमेस्टिक फार्मा नेम्स है, ब्रांडेड फूड है, क्यूएसआर है, यहाँ पे मैं ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। एफएमसीजी में थोड़ा-सा सिलेक्टिव रहूँगा, वैल्यूएशन ज़रूर रीज़नेबल हुए हैं, बट मैं एक ड्यूरेबल रूरल रिकवरी देखना चाहता हूँ। और अगर अर्निंग्स अच्छे आए और कमेंट्री अच्छी आती है वहाँ पे, तब वहाँ पे ज़्यादा निवेश करिए। अभी आप डिस्क्रिशनरी साइड ज़्यादा रहें, अच्छा है, जैसे ट्रैवल है, इंडिगो में आज अच्छा खासा करेक्शन है, अच्छे होटल स्टॉक्स हैं, ट्रेंट में हमने देखा एक बड़ी गिरावट आज आई है। तो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, वहाँ पे ज़्यादा रहे कंज्यूमर के। एफएमसीजी अभी थोड़ा-सा मेरे हिसाब से फूड डिवीज़न के अलावा मैं अवॉइड करूँ। सेलेक्टिव अप्रोच एफएमसीजी में रखेंगे। लेकिन इस गुरुवार से क्वार्टर 4 नतीजों की शुरुआत हो जाएगी गुरमीत जी। क्वार्टर 4 अपडेट भी आने शुरू हो गए, हमने लगातार उसको कवर भी किया। आप बात भी कर रहे थे एचडीएफसी बैंक जैसे क्वार्टर 4 अपडेट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और आपने क्या एनालिसिस की है, कौन से क्वार्टर 4 अपडेट आपको सही लग रहे हैं और आपको पूरी उम्मीद है कि नतीजे शानदार होंगे और यहाँ से अभी इस गिरावट में फिलहाल हमें बाइंग करनी चाहिए? वो कौन से स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए? और 2-3 पॉकेट्स का अपडेट अच्छा है इस क्वार्टर का, जैसे मैं बोला बैंक का अपडेट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ। डिफेंस ऑर्डरिंग एकदम से बढ़ी है। हमने देखा एचएएल को 60,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर आया हेलीकॉप्टर स्पेस में, सोलार को आया पिनाका रॉकेट का, ड्रोन रिलेटेड ऑर्डरिंग बढ़ी है, तो डिफेंस स्पेंडिंग एकदम से बढ़ी है। इनफैक्ट एक मैं नंबर देख के हैरान हो गया कि गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ क्रॉस कर लिया है, जो कैपेक्स रखा था, क्योंकि हमको लग रहा था कि शायद क्रॉस नहीं होगा। तो जो इंफ्रा रिलेटेड स्पेस है, जैसे एलएनटी है, ईपीसी स्पेस है, वहाँ पे मुझे लगता है शायद ऑर्डर बुक गाइडेंस नतीजे थोड़े से बेटर हो सकते हैं। दूसरा, ये जो कमोडिटी में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आ रही है अभी, चाहे कॉपर हो, एल्यूमीनियम हो, निकल हो, वो भी अच्छा हो सकता है पूरे ईपीसी और इंफ्रा स्पेस पे, तो ये एक सेक्टर पे मेरा रहेगा। पावर डिमांड बहुत अच्छी रही है, अर्ली समर है, फरवरी में हमने देखा 238 गीगावाट पावर डिमांड थी, 132-33 बिलियन यूनिट्स की पीक डिमांड थी। तो मुझे लगता है वो एक सेक्टर मैं देखना चाहूँगा।
और ट्रैवल टूरिज्म और जो कंज्यूमर्स यहाँ पे मेरी जो है निगाह रहेगी। मुझे लगता है यहाँ पे अर्निंग्स अच्छे रहने के अनुमान है, और इस बाजार में आप वहाँ रहिए जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी है, वो ही सबसे बड़ा आपका हेज है। और मुझे ये भी लगता है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद थोड़ा सा जो रुख है बाजार का वो बदलेगा। एफओएमसी की भी मीट है, आपको बहुत सारी इकोनॉमीज में स्टिमुलस अनाउंस दिखेगा अगले कुछ हफ्तों में, क्योंकि टैरिफ वॉर है, सब अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंसुलेट करना चाहेंगे, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा, किसी ना किसी तरीके का फिस्कल स्टिमुलस, टैक्स स्पेंडिंग होगी। इस पे थोड़ी सी निगाह रखिए, टेक्सचर बाजार का बदलने में देर नहीं लगेगी। मीनवाइल टेक्सचर इंट्राडे में बदला है। याद रखिएगा, जब मैं रोहन से बात करने जा रहा था, मैंने आपको एक बात की थी, कीप योर सीट बेल्ट फास्टन, माइट बी आर वेरिंग टुवर्ड्स अ रिकवरी, लुक एट निफ्टी आईटी, लुक एट रिलायंस, और एटलीस्ट देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट थोड़ी बहुत जेन्युइन बाइंग आई है बाजार में। हर जगह आती है, आई मीन ऐसा नहीं होगी किसी फंड मैनेजर ने आज मिस किया होगा बाजार को, और बाजार ने एटलीस्ट उस 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन किया 22,180। सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक, एक रिकवरी है, और वो रिकवरी अंडर वे इस वक्त अभी नाउ, एज ऑफ नाउ। इसका मीनिंग आज समझ में नहीं आएगा, इसका मीनिंग आपको 4 दिन बाद समझ में आएगा, 5 दिन बाद, अगर ये लेवल होल्ड रहे तो। खैर, बट एक और गुरमीत इशू है, दैट्स ऑटो, एंड स्पेशली जिस प्रकार का निर्णय टाटा मोटर्स ने लिया रिगार्डिंग देयर सेल्स इन यूएस। टाटा मोटर्स में काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज, आई मीन 1200 का ऑल टाइम हाई, नाउ इट्स 500। ऑटो में सिलेक्टिवली कुछ बाय किया है क्या आपने? देखिए, टेम्पटेशन बहुत है वीरू जी, तो भी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे एमएनएम आप देखिए 550 क्वेश्चन के 600 पे, अंतर्गत अगर ही आप प्रश्न पूछ रहा हूँ ये। प्रॉफिट अभी अभी आप देखिए गुरमीत, 7 या मैं भी उस टेम्पटेशन में प्रश्न पूछ रहा हूँ ये। तो मैं कह रहा हूँ कि टेम्पटेशन है, और मुझे लगता है कि हाँ, काफी वैल्यू इमर्ज हुई है। बट जैसा मैंने बोला, बाजार का जो आपको पूरे बाजार में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको डीप वैल्यू और डिस्ट्रेस प्लेस लेने हैं। टाटा मोटर्स का अगर आप देखें, अगर आप नॉर्मलाइज करें, वो वन ऑफ प्रॉफिट हटा दीजिए पिछले क्वार्टर का, उसमें भी आप देखेंगे तो 11-12 के पी मल्टीपल है। आप 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे टाटा मोटर्स को 2 लाख करोड़ दे रहे हो मार्केट कैप, आप सिमिलरली सेम प्रॉफिट पे एमएनएम को शायद 3 लाख करोड़ दे रहे हो, क्योंकि जेएलआर का लिंकेज है यूएस। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होगा, आप थोड़ा लेट एंटर कर सकते हैं, बट वैल्यू है। हमने कुछ ऑटो कंपोनेंट में हमें वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है, जैसे उनो मिंडा है। डोमेस्टिक मिक्स ज्यादा है, ओवरसीज मिक्स है, बट डोमेस्टिक मिक्स ज्यादा है। टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों में कंटेंट प्ले है, वो हमने थोड़ा सा ऐड किया है। और मैं तो एमएनएम पे भी काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। मार्च अपडेट बहुत अच्छा था, एसयूवी में 22-23% की ग्रोथ आ रही है उनकी, ट्रैक्टर डिवीजन फार्म इक्विपमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, कैपिटल एलोकेशन बहुत इंप्रूव हुआ है। तो मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ। थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे ही थोड़ा टेक्सचर चेंज होगा, ऑटो ऑटो फोकस में आएगा, और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल होंगे जैसा मैंने। ठीक है। गुरमीत जी, एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से। ब्रेंट क्रूड में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली, अपने 4 साल के निचले स्तर पर है, ऐसे में कोई ओएमसीज कंपनीज या फिर पेंट सेक्टर की कंपनीज, केमिकल स्टॉक या फिर एविएशन रिलेटेड ही कहीं पे आपने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है? नहीं, टैक्टिकल कॉल है वो। आई थिंक ओएमसी शायद उसका बेनिफिट करेंगे, बट गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें पॉलिसी मेकिंग आ जाता है, गवर्नमेंट फाइनल प्राइस डिसाइड करती है, तो ऑन फेस ऑफ इट आई थिंक ओएमसी वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है, और ये जो क्रूड का डेवलपमेंट भी अट्रैक्टिव है। कुछ पेंट कंपनीज में हम देख रहे हैं, बट क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सबड्यूड है होम इम्प्रूवमेंट स्पेस में, तो ये टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी होगी पेंट्स में, और जो डिराइव्ड कुछ केमिकल स्पेसेस हैं। एक स्पेस जो जैसे मैंने बोला, अगर आप ओवरऑल देखें कमोडिटी की जो सॉफ्टनिंग है, ये ईपीसी स्पेस को, पावर स्पेस को, केबल एंड वायर स्पेस को, एनर्जी स्पेस को काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, एग्जीक्यूशन में भी और इनपुट प्राइसेस में भी। तो वहां पे थोड़ी सी मुझे लगता है निगाह रखनी चाहिए। थोड़ा सा पाम ऑयल और बाकी जगह भी सॉफ्टनिंग हुई है, तो आप पूरा कमोडिटी बेस को देखिए, खाली क्रूड को मत देखिए। ओवरऑल अगर सॉफ्टनिंग होती है, तो टैक्टिकली अपॉर्चुनिटी बनती है, बट उसका ये भी मतलब है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो आप इसमें फंडामेंटल, मेरे हिसाब से ऑयल का नीचे, बहुत ज्यादा नीचे जाना बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, स्टेबलाइज हो जाना ज्यादा अच्छी न्यूज है $70 के आसपास। ठीक है गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज़ को वक्त देने के लिए। अब रिकवरी तो आई